आदरणीय ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, जो आज का धन्यवाद। विषय है, इस पर आप इसकी इंट्रोडक्शन रखिए और फिर इसके बाद सुभाष नालंगे जी को आमंत्रित करिए। धन्यवाद। आज का विषय जैसे आपने बताया, मैसेज तो शायद नहीं आया होगा अभी या बाद में आया होगा, मैंने देखा नहीं है। जो सहकारिता के रूप में जो हम लोग बहुत दिन से जिन डिस्कस। साथियों को मैसेज नहीं मिलता है वो कृपया करके ये जो हमारा मैसेज आता है इसमें जन अभियान चैनल का वो लिखा रहता है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। सबसे पहले उसी में मैसेज डाला जाता है। कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप ने इतना मुझे रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है कि मैं ज्यादा जगह मैसेज भेजने में असमर्थ हूँ और मेरे बहुत सारे ग्रुप और बहुत सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट ब्लॉक कर दी गई है। तो अभी मैं ज्यादा मैसेज भेज नहीं पाता हूँ, जितने में भेज पाता हूँ। इसलिए सभी लोग जन अभियान चैनल जरूर वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसमें सबसे पहले उसी में डाला जाता है, तो उससे आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब शुरू करिए। जी, तो जैसे आपने बताया और ऐसे आगे से तो हम उसमें जुड़ मैं भी उसी से जुड़ा हूँ आज जन अभियान से। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके दोनों फायदे हैं। फायदे भी हैं और थोड़ा नुकसान भी हो सकता है या चुनौतियां कह सकते हैं। तो उसको भी समझने के लिए हमें इस हमारी समिति में कैसे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी से जो होता है, अगर राइट डायरेक्ट दिमाग में हम उसको बैठा के और आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें सुविधा हो गई है, चाहे वो आर्थिक रूप को हैंडल करने की है, चाहे खेती को हैंडल करने की है, और चाहे सहकारिता में भी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम कुछ आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसके फायदे हैं। और इसको नुकसान तो ये है कि अगर हम इसको गलत तरीके से यूज करें तो फ्रॉड भी बढ़ जाते हैं आजकल। बहुत से आर्थिक फ्रॉड भी होने लगे हैं और लोग इसमें से इसको गलत तरीके से यूज करके और उसमें नुकसान भी कर सकते हैं सहकारिता में। तो ये तो सत्य है, इसको भी समझना पड़ेगा। और जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें ये सावधानी लेनी है, पर हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो काफी अच्छा है। नंबर एक, सबसे पहला ही हमारा जो उद्देश्य है, हित हितधारकों को या मेंबरशिप को की पहचान, जो हमारे नालंगी साहब तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उसमें हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि वो जो हमारे मेंबर या हमारे हितधारक जिसमें भी समूह में है वो ही सूटेबल नहीं है तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरा जो हमारा इसमें लक्ष्य जिसको हम साध रहे हैं, तो लक्ष्यों का निर्धारण। अब देखो, ये गांव में हम कर रहे हैं, उस गांव में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उसकी समस्या है, और हम उसको कैसे, आम पब्लिक किससे ज्यादा रिलेटेड है, खेती से है, पशुपालन से है, खेती में भी बागवानी से है, या स्टोर से है, या प्रोसेसिंग से है, क्या वहाँ होता है। ये टेक्नोलॉजी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ क्या है, किस तरह का व्यापार है, किस तरह के लोग हैं, क्या कल्चर है। ये सब ज्ञान हमें नेट से, इंटरनेट से भी मिल जाएगा और आपस में भी मिल जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बीच बीच में बंद होती। आवाज कट गई। जी, डॉक्टर सुभाष नालंगी जी आप शुरू करिए, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब हाँ को कुछ ठीक है, नेटवर्क का दिक्कत है। कोई बात नहीं। मैं मैं अभी मेरी आवाज आ रही है, बस दो तीन हाँ पॉइंट ही रह आ गए। रहे बोलिए, ब्रिगेडियर साहब बोलिए। हाँ, लास्ट मेरा ये था कि जैसे संचार है, हमें संचार की तो जरूरत पड़ेगी, और उसमें हम और समन्वय ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकती है।
और सबको बैठे करना है, साझा जिम्मेवारी देनी है, ये भी हो सकता है। और उत्पादकता बढ़ाने में तो टेक्नोलॉजी का रोल है ही, और जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके अधिकारों का भी की रक्षा और उनके लिए भी कहते हैं। और हम इनको कैसे इसमें वर्कशॉप करें, कार्यशाला करें, प्रशिक्षण जैसे अभी अभिषेक जी ने प्लान किया है, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है। तो संचार का भी उपयोग करना है और नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना है, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे पशुपालन में हो। और इसी से हम अपनी जो क्या है, पहले से पिछले साल कितना प्रोडक्ट हुआ, कितना बेचा, क्या था, उसमें ये समीक्षा और मूल्यांकन में भी इसका योग हो सकता है। इनका सबका यूज करते और मिसयूज करने से बचाते हुए, मिसयूज ज्यादातर फाइनेंस में ही होगा, तो उससे अवॉइड करके हम आगे चलते हैं। धन्यवाद। नालंगे जी, आप आइए और इसको डिटेल में आगे बढ़िए। नमस्कार सभी को। आज अपन जो बात करेंगे वो ग्राम की करेंगे, ब्लॉक की करेंगे और डिस्ट्रिक्ट की करेंगे। और एक बात अपन जो करेंगे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की करेंगे। अभी जो कोऑपरेटिव की बात चल रही है भारत देश में पूरी, और इसके पहले एफपीओ की चल रही थी, और समूह गठ की तो चालू है, वो अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं 6 महीने से कोऑपरेटिव के बारे में, सहकारिता, और वो गांव गांव में कैसा जाना चाहिए, और गरीब किसान के पास कैसा जाना चाहिए, मीडियम किसान के पास कैसा जाना चाहिए, और कुछ बड़े किसान को भी सहारा देना चाहिए, उसको भी कैसा समाविष्ट करना चाहिए, ये काम नेशनल कमिटी और सभी टीम कर रही है मिलकर। टावरी जी के, डॉक्टर कमल, आदरणीय डॉक्टर कमल टावरी जी के नेतृत्व में भारत में। तो अपन पहला जो करेंगे, गांव की बात करेंगे। अपन जब गांव में जाते तो गांव में पहला प्रॉब्लम खड़ा रहता है कि वहाँ लोग मिलते नहीं, ग्रुप बनते नहीं, एक दूसरे से झगड़े करते हैं। तो हम, हमारी जो टीम है महाराष्ट्र की, वो क्या काम करती है वो मैं बता देता, क्योंकि मैंने उनको ट्रेनिंग दिया है, यहाँ मराठी में ट्रेनिंग चलता है। तो गांव में जाकर पहले न्यूज छोड़ना है कि भाई किसी को क्या करना है और किसी को कौन से समूह में ज्वाइन होना है। हम जाके गांव में ऐसी बातें करते, क्योंकि सारे गांव पहचानते महाराष्ट्र के, बहुत बार जा चुके हैं हम हर गांव में, हर ब्लॉक में। 30 साल यही काम किया है, यानी बहुत सारे पहचान है लोगों के साथ महाराष्ट्र में। और फिर लोग क्या बोलते हैं, या लोग ग्रुप से भी जुड़वा जाते हैं, जैसा बीज का है, हमारा बीज का ग्रुप है, गेहूं का ग्रुप अलग है, बनाना का ग्रुप अलग है, सब्जी भाजी का ग्रुप है, ड्रम स्टिक का ग्रुप है, आम का ग्रुप है, हजारों ग्रुप है अभिषेक जी। हम भी बहुत सारे ग्रुप में है, तो ग्रुप में लोगों के साथ बात करते, तो लोगों को लोग हमको त्वरित पहचानते, और पहले हम ग्रुप में डाल देते कि ये ग्रुप में हम आ रहे हैं, ये गांव में आ रहे हैं, और इसी के ऊपर ऐसी ऐसी चर्चा रहेगी, ये जिले में ये कार्यक्रम है तो हम आ रहे हैं। वही भी गांव के किसान आते हैं, तो वही भी मीटिंग होती। गए 2-3 महीने पहले जलगांव में पूरे बनाना का एक मेला हुआ, उसमें हमारी सांसद भी थी, जलगांव की खड़से मैडम। और वहाँ बहुत सारे किसान आए थे, देश भर के, आपने सॉरी स्टेट के पूरे जिले के किसान आए थे। तो वहाँ भी किसानों ने सारी बात रखी थी कि किसान एक नहीं होता, और बहुत प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, नॉलेज का प्रॉब्लम है। सभी लोग यही पूछ रहे थे, और उनको सारे लोग ऊपर से मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि गांव में जाकर एक झाड़ के नीचे बैठकर लोगों को बुला के, या ग्राम पंचायत में लोगों को बुला के, कि भाई ये गांव में क्या क्या हो सकता है, एक नर्सरी का समूह बनाते क्या आप लोग, हम आपके पौधे ले लेंगे रिटर्न में,
कोई दाल मिल का बनाते क्या, कोई क्लीनिंग ग्रेडिंग का बनाते क्या, हम आपको मशीन देंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से। ऐसा 10 लोगों को 10 मुद्दे बोल दिए तो उनके मन में विचार आते, फिर वो अपने आपस में चर्चा करते। और फिर आपको जरूरत है तो हमारे ग्रुप में हमारे तालुका प्रेसिडेंट को, जिला प्रेसिडेंट को, भारतीय कृषक समाज के प्रेसिडेंट को बोल दो और ये काम अपन चालू करेंगे। किसी को वैन चाहिए, किसी को ग्राफ्टिंग वाले पौधे चाहिए, किसी को पॉली हाउस चाहिए, किसी को शेड नेट चाहिए, किसी को गोडाउन चाहिए, किसी को कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और किसी को खेती का नॉलेज चाहिए। खेती का नॉलेज देना तो वो मेरा ही काम है। तो इससे में भी बहुत सारे किसान मुझे जानते हैं और सलाह भी पूछते हैं। तो गांव से शुरुआत करते हैं हम लोग, तो गांव में ग्रुप जुड़ना चालू होता है। अपन उनको कोऑपरेटिव की बात पहले नहीं बोलना, उनको बोलना है आप समूह करो, 10 का समूह करो, 5 का समूह करो, 6 का समूह करो, 21 का समूह करो। भारतीय कृषक समाज की 21 लोगों का हम समूह लेते हैं। उसमें अध्यक्ष रहता है, 5 उपाध्यक्ष रहते हैं, कार्याध्यक्ष रहता है, सचिव रहता है, मीडिया प्रतिनिधि रहता है, कार्यक्रम अधिकारी रहता है, कृषि संचालक रहता है, कृषि संगठक रहता है। ये सारे पद हमने 21 पद सिलेक्ट किए हैं। ये 21 पद का एक लिस्ट हम उसके पास प्रिंटेड देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप गांव में से सिलेक्ट कर कि इसके लायक कौन से लोग हैं। तो फिर उसकी वो कमेटी बन जाती, समूह बन जाता। कुछ जगह हम 25 लोगों की लिस्ट उसको बोल देते, 21 लोग परमानेंट है, 3 लोगों के लिए नीचे जगह छोड़ी है हमने ब्लैंक का, और उसमें लगते 25 लोगों का आप नाम डाल दो। ऊपर का 1-2 लोग नीचे कम ज्यादा हो गए तो ये 3 लोगों को अपन ऊपर ऊपर ले सकते हैं। जब ऐसा काम हम करते तो इतना आसान हो जाता है और एक समूह बन जाता है, वो ब्लॉक लेवल में भेज देता है। फिर वो 21 लोगों की अपन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बाद में निकालेंगे। 21 लोगों से अपन आइडिया मांगेंगे, 21 लोगों का उत्पादन क्या है, कुआ कितना है, ट्रैक्टर कितने हैं, बैलगाड़ी कितनी है, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बच्चे कितने हैं, घर कितने हैं, मोटरसाइकिल कितनी है, कार कितनी है, ये सारी जानकारी हम लेते हैं। और ये जानकारी लेकर हमको समझता है कि 21 लोगों के पास 21 ट्रैक्टर भी है, 21 गाड़ी भी है, 21 पिकअप भी है, उनके पास जमीन भी है, 200-300 एकड़ 21 लोगों के पास जमीन हो जाती है। ये बागवानी की खेती भी करते हैं। फिर इनको ड्रायर की भी जरूरत है, इनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, इनको गोडाउन की जरूरत है। इसमें ताकतवान कौन है, कौन जगह दे सकता है, कौन गोडाउन कर सकता है, कौन प्राइमरी कोल्ड स्टोरेज कर सकता है। ऐसी बातें करते करते फिर हम उनकी मीटिंग लगाते ग्रुप में, चर्चा करते हैं। और चर्चा करते करते सामने एक एक उसमें से आदमी सिलेक्ट किया जाता है। ये तरीका है ब्रिगेडियर साहब मेरा लोग ढूंढने का। जो दमदार लोग हैं वो पहले बोलते कि मैं जगह दूंगा। कोई लोग बोलते कि अगर 10% पैसे कम है तो मैं सभी को थोड़े थोड़े पैसे देके 10% पैसे भर के इनको भागीदारी लूंगा, क्योंकि ये 10 लोगों की मुझे जरूरत है। कोई बोलता कि हम कितनी पैसे भर के हमें गोडाउन मिलेगा, गोडाउन कितनी कैपेसिटी का होगा, वैन कितनी कैपेसिटी की होगी, शेड नेट कितना बड़ा होगा, पॉलीहाउस कितना होगा, कौन से पौधे आप बाय बैक लेंगे, क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन कैसा करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट कैसा डालेंगे, सीबीएल फर्टिलाइजर कैसा बनाएंगे, गमले कैसे बनाएंगे, पौधे कैसे बनाएंगे। ये सारे गांव में बनता है और इसके लिए वहां के वहां लेबर भी है। गांव में लोग आज सद्भावना से काम भी करते हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं, मंदिर में जमा भी होते हैं। और एक दूसरे को बुलाने में ज्यादा समय नहीं लगता। लोग गांव गांव छोटा रहता तो लोग जल्दी आते, गाड़ी देखते ही लोग आ जाते। हमारी गाड़ी गांव में गई तो लोग बराबर पहचानते कि ये 9924 वाली गाड़ी आ गई, सर आ गए इसी में। तो लोग जल्दी आते और हमारी मंदिर में मीटिंग चालू हो जाती। और जो हमारा गांव का जो संगठक रहता है वो भी काम करता है, वो कृषि आत्मा से भी जुड़ा जाता है, कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी उसका सहभागी रहता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर भी आते हैं, रिटायर वाले भी आते हैं, वो ब्लॉक के कोई गांव के भी सहायक रहते वो भी आते हैं। और 50 लोगों की भीड़ तो कहीं भी हम 5 मिनट में जमा कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे गांव में मैंने आज तक काम किया है और मुझे नहीं लगता कि 21-25 लोग समूह जल्दी हो जाएंगे। एक एक गांव में हमारे 5-5 10-10 समूह है ऐसे।
इन समूहों का हम ब्लॉक में जोड़ेंगे और ब्लॉक में जोड़कर ब्लॉक वाला इसी पे ध्यान देगा। ब्लॉक में इसका ऑफिस रहेगा। हर हफ्ते में एक बाजार का दिन रहता है, बाजार का वही सभी लोग आते, सभी गांव के जो प्रेसिडेंट रहते, 21 समूह के प्रमुख, वो वही आते। वही आने के बाद ब्लॉक लेवल पे उनका बैंक का लोन, कुछ काम, हम हमारे जो ब्लॉक लेवल पे कार्यालय है वही बैंक मैनेजर को वही बुलाते हम। बैंक मैनेजर भी आते, कृषि ऑफिसर के भी भेज देते। और वहाँ बहुत सारे लोगों की फाइल, हमने 5,000 से ज्यादा फाइल एक एक जिले में हमने बैंक से निपटाई है कि कैसा काम करना, और बैंक को वसूली भी करके दी है। और बहुत सारा काम हमने 30 साल से महाराष्ट्र में किया है। इसलिए बहुत बैंक वाले कि बोलते कि आप हमें जरा अच्छे लोगों का सिलेक्शन करके दो, अच्छे सेविंग अकाउंट दो। ये काम हम गांव में बहुत बार कर चुके हैं 30 साल से। तो हमने अभी गांव में समूह बनाना चालू कर दिया। मैंने शुरुआत मेरे ब्लॉक से ही की। मेरे ब्लॉक में मेरा एक ऑफिस है जहाँ 30 साल से एग्रीकल्चर की मीटिंग हर हफ्ते चलती, वो भी बुधवार को ही चलती थी। और वही सहकारिता का दिन मुझे अभी जो मेरा संभाषण है वो रखने में मिला। तो मुझे इस बार की खुशी होती है। ये बुधवार का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। और मेरा बुधवार के दिन मेरे ब्लॉक में सभी लोग भाषण सुनते थे, 30 साल से सुन रहे हैं। अभी भी कभी कभी मैं बुधवार को मेरे गांव में जाता तो सभी लोग जमा होते और हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते। मक्का का प्रोजेक्ट अलग, बैंगन का अलग, हर क्रॉप का, आम का अलग, नारल का अलग, जामुन का अलग। और समूह में हम काम करते हैं, उसका मार्केटिंग भी करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस भी करते हैं। तो हमें अभी नहीं लगता कि हमारे समूह को ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत है। लेकिन हमने यही सोचा कि हम अभी ब्लॉक में जो हमारा समूह का प्रेसिडेंट है उसको बुलाएंगे। और बुधवार, एक महीने का पहला बुधवार और बीच वाला बुधवार, 2 महीने में 2 बार बुलाएंगे। और उनको वहां मीटिंग लेके जो सारी चीजें समझा देंगे और जो जो नई योजना है वो बता देंगे। और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी खोलने में हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे ब्लॉक में कम से कम 100 कोऑपरेटिव तुरंत निकल सकती है, ऐसी स्थिति है। मेरे ब्लॉक में 101 गांव है। तो 101 गांव में 100 तो कोऑपरेटिव अच्छी तरह से निकल सकती है। कि 100 गांव में मैंने ड्रिप इरिगेशन का काम किया है, फर्टिलाइजर का काम किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, कुछ जगह स्कूल को मदद की है, स्कूल का गार्डन डेवलप करके दिया है, स्कूल में पेड़ पौधे दिया है। तो वो टीचर भी हमें बहुत मदद करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक लेटर लिखते जिसको पोस्ट कार्ड बोलते। वो पहले 15 पैसे में मिलता था हमारे, हम जब छोटे थे। अभी कुछ मुझे लगता है 50 पैसे उसकी कीमत हो गई। अभी तो लिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है 10-5 साल पहले लिया था। हम हमारा जो सचिव रहता है ब्लॉक लेवल का, उसको यही एक ही काम देते कि हर ग्राम पंचायत के सरपंच को अपना उपक्रम लिखकर कहा पोस्ट कार्ड डाल दीजिए कि भाई हमारा ऑफिस ये जगह है और इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। और आप हमारे ऑफिस में आकर जानकारी ले लीजिए और आपके ग्राम पंचायत विकसित करने में हम आपको सहभागी रहेंगे, सहयोग देंगे। तो आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार सरपंच है और आपका नाम बहुत बड़ा है। ऐसा ब्लॉक में सभी लोग आपको आपके नाम से पुकारते हैं। आपकी ग्राम पंचायत आदर्श करने के लिए हम मदद करेंगे, ऐसा एक लेटर उसको भेज देते। दूसरा लेटर सेक्रेटरी को भेज देते। तीसरा लेटर प्राइमरी स्कूल वाले मुख्याध्यापक को भेज देते। और चौथा लेटर हम गांव के जो तलाटी रहते उनको भेज देते। जो जो जिनका एड्रेस अपने को पता है और जिनके एड्रेस की पता जरूरी नहीं, गांव का नाम मिला और वहां का माननीय सरपंच, ग्राम पंचायत, जो गांव का नाम है कानपुर, तो वो लेटर चला जाता है ग्राम पंचायत में, वो जाता है हाई स्कूल में। तो ऐसे हमने सिस्टम की है। और बहुत सारी गौशाला है, बड़े बड़े दुकानदार है, इनको भी हम लेटर देते। आप इरिगेशन में भाग लो, देसी बीज में भाग लो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भाग लो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भाग ले लो। ऐसा लेटर भेज के उसको ब्लॉक में बुलाते हैं
और ब्लॉक में उसको नया नया काम हम देते हैं। तो ब्लॉक में अपने को कम से कम 500 1000 लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। और वो सरपंच वो लेटर लेके आता है एड्रेस पूछ के, और वही मिलता है। ये काम मैंने 30 साल से किया है। और मेरे सचिव को उतना ही काम रहता है, उसको मैं फॉर्मेट दे देता और गांव की लिस्ट दे देता, और ये काम मेरा सचिव करता है। और जिन जिन कभी कभी तो हम डबल जोड़ पत्र भी भेज देते, क्योंकि हमारा एड्रेस डाल के आपको पत्र मिलने के बाद हमको इसमें रिप्लाई करो, ऐसा भी बोल देते। तो वो भी लेटर हमें वापस प्राप्त हुए हैं। मेरे पास कम से कम 10,000 लेटर ऐसे मेरे घर में पड़े हैं आके। तो मेरा एड्रेस सभी को मेरे ब्लॉक में पता है। तो मेरे ब्लॉक में मुझे कुछ भी करना है तो ये ऐसा काम अपन आसान में कर सकते हैं। अभी तो व्हाट्सएप आया, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो वो उस जमाने में हम पोस्ट कार्ड का आधार लेके जाते थे गांव में। अभी तो हम 1 मिनट में कभी भी भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो ये सुविधा हम ब्लॉक लेवल पे की है। और ब्लॉक लेवल वाले जो जो हेड है उसको हम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में बुलाते, और डिस्ट्रिक्ट में उसका हम फेडरेशन निकालने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन। और ब्लॉक लेवल पे हम संघ निकालने वाले हैं, जिसको तालुका संघ बोलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट के लिए हम फेडरेशन बोलेंगे, रीजनल के लिए फेडरेशन बोलेंगे, और स्टेट के लिए फेडरेशन बोलेंगे। ऐसा हमने प्रयास महाराष्ट्र में चालू किया है। 7 से 8 बजे तक हमारी महाराष्ट्र की मीटिंग होती। उसी में हम सारे उद्योजक, जिला लेवल व हमारे भारतीय कृषक समाज की सारी कमेटी उनको जुड़वाते। और सारे लोगों को हम महाराष्ट्र में कैसा सतर्क रह के, टीम अच्छी होना, टाइम लगा तो भी चलेगा, अच्छे लोग लेना, गरीब लोग लेना, जिनको काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और आगे आने की जरूरत है। ये तीनों जरूरतें जिनके पास है उनको ही लेना। अगर जिनको ओनली पैसे की जरूरत है उनको थोड़ा बाद में लेना। जिनको टाइम नहीं है उनको तो एकदम आखिरी में लेना। और जिनको कुछ नया हटके करना है उनको पहले लेना। फिर उनको पैसे भी देंगे, उनके हटके काम भी करेंगे। तो ऐसा हमने हमारे गांव लेवल में कम से कम महाराष्ट्र में स्टार्ट किया है। हमारे महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी है, उनका भी आशीर्वाद हमें है। और इस महीने में नेशनल कोऑपरेटिव ने वहाँ 24 और 25 तारीख को 2 दिन का ट्रेनिंग रखा है। अभी अभी हमारे जो अभिषेक जी है उन्होंने 2 दिन पहले न्यूज दी कि हम 24 और 25 तारीख को रालेगंज सिद्धि में आ रहे हैं, और वहां 2 दिन का हम ट्रेनिंग लेंगे। कि जैसे कि अपन गांव में जाएंगे तो लोग अपने को पत्थर मारेंगे, तो ये पत्थर नहीं मारना चाहिए। लोगों ने अपने को फूल फेंक के मारना चाहिए, या फूल का रास्ता बना के अपने को गांव में एंट्री देना चाहिए। ये करने के लिए आपके पास चाहिए ट्रेनिंग। आपके पास ट्रेनिंग रहेंगे, आपके पास अच्छे वर्ड रहेंगे, आपके पास अच्छी आइडिया रहेंगी, आपके पास अच्छे काम रहेंगे, अच्छे उद्योग रहेंगे, तो अपन गांव वाले को दे सकते हैं। मैं तो अभी 30 साल से महाराष्ट्र में और भारत में घूम रहा हूँ। मेरे गाड़ी को किसी ने पत्थर नहीं मारा, और मेरे गाड़ी को किसी ने रोका नहीं। चाहे तो 2 4 जगह धक्का मारने की जरूरत पड़ी तो गांव के सरपंच के लेके, गांव की महिला सरपंच के लेके, बैटरी डाउन होने के बाद गाड़ी का उन्होंने धक्का मार के मेरी गाड़ी स्टार्ट करके दिया है। ऐसा उदाहरण मेरे पालघर जिले में पहाड़ोली गांव में हुआ है। ऐसा भी बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। और ये भी बोलना चाहिए कि गांव वाले अपने को धक्का मार के अपने को कैसा आगे करते। और आज मुझे यही गांव वाले ने नेशनल कोऑपरेटिव का प्रेसिडेंट बना दिया। ये बोलने में मैं कुछ कम नहीं बोलूंगा कि उनकी ताकत मेरे साथ है। उन्होंने साथ दिया, इसलिए मैं आज यहाँ तक आया। और आज मेरा प्रयास चल रहा है कि सहकारिता के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे गांव में, पूरे ब्लॉक में अडेप्ट करके, दत्तक लेके इसी में अच्छे प्रोजेक्ट लगाना, कोल्ड स्टोरेज करना, वेयर हाउस करना, स्कूल निकालना, ट्रेनिंग स्कूल निकालना। और जहां जहां जगह मिलेंगी वहां वहां खरीदी करके भी काम करेंगे। जैसे चित्रकूट की बात चल रही है, तो चित्रकूट में जगह मिलेंगी तो मैंने अभिषेक जी को बोला पहला शेयर मेरा ले लो, मैं चित्रकूट में मेरा सहयोग दूंगा, और चित्रकूट में जल्दी ट्रेनिंग सेंटर चालू करो।
फिर हमारा अयोध्या भी जाना आना होगा या उत्तर प्रदेश में जाना आना होगा। उत्तर प्रदेश ऐसा देश है कि सबसे अच्छा प्रदेश मुझे उत्तर प्रदेश पसंद आता है, लेकिन वहाँ थोड़ा ट्रेनिंग नॉलेज देने की जरूरत है और लोगों में मन में जो दुख है वो दूर करने की जरूरत है। फिर उत्तर प्रदेश के लोग इतना अच्छा काम करते, हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत साथी है, वो महाराष्ट्र में आके यहाँ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, गांव गांव तक पहुंचे हैं और हम उनको साथ भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। थोड़ा सा मुख्य विषय जो था वो छूट गया है। कोई बात नहीं, हम उसको बोलिए बोलिए। कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में और वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अ, अभी हमारे बीच में अगले कुछ मिनट में आदरणीय PS ओझा जी भी जुड़ेंगे, और अनुपम जी अभी ट्रेवल कर रहे हैं तो वो अभिषेक जी, जो विषय छूट गया ना वो थोड़ा कवर कर दो, मुझे क्वेश्चन हाँ, नहीं रहेगा। हाँ, आप 5 मिनट नहीं में कवर करो, 5-10 मिनट में। नहीं, आपको ही कवर करना है। मैं उतना पर मुझे हिंट दे दो, क्या ये हाँ, सारी मीटिंग चलती ना सुबह से तो हम्म, सारे सब्जेक्ट मिक्स हो जाते, खिचड़ी बन जाती, तो बता हाँ, दीजिए। ये विषय है कि अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, जो डिजिटल हो गया या फिर ई कॉमर्स हो गया या फिर पेमेंट गेटवे हो गया या फिर AI हो गया, फिर ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इनसे जो सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको संचालन में क्या आसानी हुई है, क्या नए चैलेंज आए हैं, इसके माध्यम से किस तरह से हम अपने सहकारिता के काम को व्यवस्थित तौर पे चला सकते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार कम हो सकता समझ है, गया, मैं सब्जेक्ट इससे समझ क्या गया। क्या फायदा होने वाला है या क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, बस इसी पे बात हाँ, करेंगे। तो जी। देखो, अभी मैं 5 साल से एआई के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे 500 से ज्यादा फॉर्म एआई में मैंने जोड़ दिए हैं। मुझे फायदा ही हो रहा है उसी का। और टेक्नोलॉजी इतनी आसान है कि बारिश कब आएगा 15 दिन का मुझे बारिश का जानकारी मिलती। और ये मशीन हमने हमारे 500 प्लस फॉर्म में लगाई है डिवाइस, और उसका मुझे फायदा ही हो रहा है। और उसको खेती का भी सभी को फायदा हो रहा है। हार्वेस्टिंग का टाइम कब है, पानी कितना देना है, फर्टिलाइजर कितना कम है कितना ज्यादा देना चाहिए, ये भी बता देता है। मुझे लगता है 10 से 15 जानकारी वो एआई वाली मशीन हमें दे रही है। इसमें फसल करके एक कंपनी है बेंगलोर की, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। 40,000 का उसका डिवाइस है। और अभी एक जियो रिलायंस वाले ने भी निकाला है, रिलायंस वाला उसी में अभी 10% भी नहीं है। जैसा फसल 90% पे है तो रिलायंस 10% पे है। वो उसमें गाय गाय में भी एक बेल्ट बनाया है और खेत के लिए भी मशीन बनाया है। शेडनेट पॉलीहाउस के लिए भी उन्होंने मशीन बनाया है। एआई टेक्नोलॉजी, ये देखो, कुछ खेत में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहां उसका अच्छा फायदा होगा, और जहां जहां इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि किसी की मजूरी भी जा सकती है और किसी को इसे इसके बदले में रोजगार भी मिल सकता है। जैसा पेमेंट की बात है, अभी देखो, जैसा फोन पे है, गूगल पे है और बैंक का इंटरनेट है, बैंकिंग नेट सेवा है, इसमें इतना आसान हो गया है कि 1 सेकंड में इधर का पेमेंट उधर जाता है और सब जानकारी रहती, रिकॉर्ड रहता है। और कैश में व्यवहार करते तो उसमें बहुत सारे ये भी प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी ये भी एक फायदा इसका भी हो गया है। कोऑपरेटिव के माध्यम में जो भ्रष्टाचार पहले होता था, ऑनलाइन नहीं दिखता था, अभी ऑनलाइन दिख रहा है। अभी अगर अपने 25 मेंबर है तो 25 मेंबर की फी ऑनलाइन दिखेगी, और 25 मेंबर है तो क्या काम कर रहे हैं वो भी दिखेंगे। ग्रुप में डालेंगे तो ग्रुप में कभी भी 24 घंटे में अगर ग्रुप खोलेगा तो उसको ऑनलाइन दिखेगा। अभी जो जितना ही ये हो जाएगा मार्केटिंग के लिए अभी सुबह से हमारा नेट में हमने हमारी वेबसाइट खोली तो तुरंत चालू होता है कौन से देश में कौन सा मटेरियल चाहिए, किसी को कौन सा मटेरियल चाहिए, किसी का कंटेनर अधूरा है, किसी को क्या चाहिए, कौन कौन सा रेट दे रहा है,
कौन से मंडी में क्या मटेरियल अवेलेबल है, ये सारी चीजें अभिषेक जी बहुत जल्दी से जानकारी होती कि जिसके लिए पहले बहुत टाइम जाता था, ये बहुत आसान हो गया है। और रेट, लेबर के रेट अभी सभी भारत में एक दिन में सभी को सारे पता चलता है। जेसीबी का रेट, ट्रैक्टर का रेट, 2,000 रुपए एकड़ ट्रैक्टर काम करता है तो सभी जगह 2-2 हजार रुपए की बात चलती है। जेसीबी 1,000 रुपए घंटा लेता है तो सभी जगह वही बात चलती, यानी सभी जगह पता चलता है कि कौन सा रेट कहाँ चल रहा है, कौन सा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। जैसा अभी मुझे आज सुबह मेरे एक्सपोर्ट वाले ने बोला कि हरियाणा में अपन पिस्ता लेंगे और पिस्ता का क्रॉप हरियाणा में करेंगे। मैंने बोला हरियाणा में तो गेहूं होता है। नहीं, बोले सर हरियाणा में पिस्ता बहुत अच्छा होगा, पिस्ते का काम अपन हरियाणा में चालू करेंगे, आप हरियाणा की टीम तुरंत बताओ। तो मैंने तुरंत राजाराम जी यादव जी को सलाह पूछा तो बोले हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, अपन काम करेंगे। यानी ये चीजें हो सकती है, इसका फायदा हो सकता है। और नुकसान क्या होता है, मैं ज्यादा नुकसान की तरफ नहीं देखता, हमारे मेरे बीच नजर में में फायदा ही ओझा दिखता है। सर जुड़ चुके हैं। पीएस ओझा जी, पीएस ओझा जी यूपीओ एफपीओस के डायरेक्टर थे और एफपीओ मिशन को पूरे देश और उत्तर प्रदेश में स्थापित करने और प्रचारित करने में बहुत काम किया है, कोऑपरेटिव में बहुत काम किया है। तो जो आज का विषय है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से सहकारी संस्थाओं को लाभ मिल सकता है और आने वाले समय में जो नई टेक्नोलॉजीज और वर्तमान की टेक्नोलॉजी हैं वो किस तरह से इसके लिए लाभ और चुनौतियां दोनों लेके आ रही हैं, इस पर वो अपना वक्तव्य रखेंगे। तो मैं जी आदरणीय पीएस ओझा जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आप आए और इस जी विषय को रखें। आदरणीय पीएस ओझा जी। जी जी प्रणाम सभी साथियों को, मेरा प्रणाम। अभी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात हो रही है, तो इस संदर्भ में मेरा बस एक छोटा सा सुझाव ये है कि हम जैसे अभी शाम को ही एक पुणे की कंपनी वाले आए थे जो एफपीओ के साथ मिलके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किए हैं, उनका रेफरेंस भी हम डाल देंगे आपको। उसमें उनका ये कहना है कि जैसे किसान सिंचाई करता है तो कितना पानी की जरूरत है, कितना खाद की जरूरत है, वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से किसान को पता चल जाएगा। मॉइस्चर कितना चाहिए, उसके दाने में कितना मॉइस्चर है, कब हार्वेस्ट किया जाना है, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, अब सहकारिता की बात है, एक किसान उस टेक्नोलॉजी को एफर्ट नहीं कर पाएगा, बट कलेक्टिवली यदि हम सहकारिता के मोड में आएंगे कि मान लिया धान की कोई खास फसल लगाई गई है या गेहूं की कोई खास फसल लगाई गई है, तो एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से कि भाई हम किस क्वालिटी का, किस मॉइस्चर लेवल पे हम हार्वेस्ट करेंगे, कैसे एक व्यवस्था। मैंने कहने का मतलब है कि कोई भी जब कलेक्टिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो टेक्नोलॉजी का सही लाभ मिलेगा। इंडिविजुअल किसान को लेना एक कॉस्टलियर अफेयर होगा, नंबर एक। नंबर दो, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात तो महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन करी गई है, तो ऑनलाइन करी गई है तो इसमें कम से कम ये व्यवस्था जान ले आदमी कि भाई हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन में विंडो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खुलता है। तो रजिस्ट्रेशन में यदि हम 30 यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, जिसे अन्य राज्यों में जैसे मान लिया राजस्थान में 12 से 15 लोग हो सकते हैं, अभी उनकी गाइडलाइन में दिखा मेरे को, वहां एक प्रयास हो भी रहा है। शर्मा जी रजिस्ट्रेशन कार्रवाई प्रोसीड कर चुके हैं, जैसा कि पीछे हफ्ते बात हुई थी, तो अच्छा लीड ले रहे हैं वो। यूपी की बात मैं कर रहा हूं तो 30 किसान का डिटेल उसमें चाहिए। अच्छा, 30 किसान का डिटेल चाहिए तो 30 किसान के सारे कागजात एक साथ आदमी संभाल के करके रख लेगा तो सिंगल गो में हो जाएगा। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड टाइम जैसे होगा पूरा होगा, वो टाइम फिर आउट हो जाएगा, फिर से हम अप्लाई करना पड़ेगा, फिर पहले कक्षा एक से शुरू करना पड़ेगा। तो हमें अपने को तकनीकी के अनुसार अपने को ढाल लेना है। अब इसे द्रोण तकनीकी की बात हो रही है, कलेक्टिवली यदि एक द्रोण अपना क्लस्टर में हो गया तो हमारे 200-250-300 एकड़ के रकबे का छिड़काव कर सकता है। अकेले किसान लेके क्या करेगा। तो इसी तरीके से जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे केले की खेती हो रही है, केले की खेती हो रही है, क्लस्टर में अपना केले की खेती आदमी कर रहा है। अब केले के बायोमास को हार्वेस्ट होने के बाद उसका कैसे उपयोग करेंगे, तो उसके लिए इक्विपमेंट आया है।
फार्म मशीनरी बैंक में हम यदि हम कलेक्टिव लेंगे तो 80% तक का ग्रांट सरकार दे रही है। बैंक से लोन ले लेंगे, बाकी 80% ग्रांट हो जाएगी, 10% आपका लगेगा, 90% लोन हो जाएगा, 80% ग्रांट हो जाएगा। तो ये जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को अपने हिसाब से हमें एक ट्यून करना पड़ेगा। और सबकी जानकारी, जैसे हम हर बार अपनी मीटिंग, जब भी मैं इस कार्यक्रम पे आता हूं तो कहता हूं भाई रजिस्टर हो गया हो तो बताओ आगे की कार्रवाई हम प्रोसीड करें। क्योंकि देखिए, हम फिजिकली आपके बीच में आ पाए ना आ पाए, बट यहाँ बैठे बैठे हम आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछले दिनों उदयपुर में एक यूनिट लगी एआईएफ के तहत, स्टेट की पॉलिसी के तहत उसको सपोर्ट भी मिला, और वो दलहन के ऊपर ढेर सारा प्रोसेसिंग प्लांट, माने दलहन बना के उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा। उदयपुर में गया नहीं, फिजिकली वो आया नहीं, उसने संपर्क किया, टेक्नोलॉजी का लाभ लेके हमने उसकी उपयोगिता पूरा कर दी। अब उसमें यह है कि उस इलाके में जहां वो किसानों के बीच में दलहन की बात कर रहा है, अब वो अब की बार की इसमें अंकल कहता है मेरे को उम्र के हिसाब से, और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का हैदराबाद का पास आउट लड़का है, मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट, कारपोरेट में बड़े पैकेज में नौकरी करता था। उसके माता पिता दोनों सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और अच्छी प्रैक्टिस है, उनका इकलौता लड़का। तो अब गौर करिए, उनके माता पिता ने कहा कि साहब मेरा लड़का गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। हमने कहा नहीं, जिस चीज को पढ़ के आया है वो करने जा रहा है, अभी तक वो कुछ और कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सहयोग है कि हम देश के किसी कोने, भाई भारत सरकार की कोई योजना देश के हर कोने में लागू है। वहां का कोई भी व्यक्ति हमसे संवाद में कि साहब ये कागज पूरा कर लिया, कागज पूरा है, हम बैठे यहीं से उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रोफेशनल तरीके से जैसा बार बार होता है, क्योंकि देखिए व्यवसाय, जब समय की कीमत आप निर्धारित कर लेंगे तो आप सही समय से अनुशासित तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। हर बार होता है कि भाई जैसे रजिस्ट्रेशन फी हो गई तो डॉक्यूमेंट बन गया, बनने में कोई तकलीफ हो तो हम बनाने की व्यवस्था करा दें, हमारे पास बच्चों की टीम है। कमल टावरी सर हमेशा कहते हैं मिनी ओझा मॉडल की बात करते हैं हमेशा। तो मिनी ओझा में हमने यंग जनरेशन के कुछ लड़कों को अलग अलग ट्रेनिंग देके शुरू भी कर दिया। देर ऑन द जॉब, वो अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। तो हम एक चेन बना दें, जो जिस लायक क्षमता में हो उस काम में आगे बढ़े। और फिजिकली मिलना अति आवश्यक नहीं है। जाड़ा पाला में जैसे हम उम्र लोग भी, हम 62 साल की उम्र हो गई, टावरी सर हमसे 20 साल पहले रिटायर हुए, अभी भी भागते रहते हैं वो। तो मैं सर से भी कहता हूं कि एक जगह बैठ के पदस्थापित होके हम जो जितना कर सके हम करते रहें, बाकी जो हमारे पास संपर्क में है उसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और हमें लग रहा है कि आज से बेहतरीन अभी तक कभी नहीं रहा। आगे जब एआई और जीपीटी का जमाना आ रहा है, कौन क्या एक नई और चीज आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ, जीपैट या क्या कह रहे हैं उसको, तो अब उसमें आपको, अब इसमें ये इसके उसका उपयोग करके कोई पता चला कि हमने उसको ऑप्शन दिया कि साहब आप ये रिपोर्ट बना दो, तो रिपोर्ट बना के दे देगा। लेकिन रिपोर्ट बना के देगा तो उसमें मानवीय संवेदना नहीं होगी ना, मशीन बना के वो कहीं से डाटा ले आके दे दिया। अब वो आप कह रहे हैं कि साहब यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम इस पे आगे जाएंगे, तो उसे जरूर फेल हो जाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि आप जरूर टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, लेकिन एक गाइड के साथ। क्योंकि सच्ची बताऊं, टेक्नोलॉजी के दोनों पक्ष है। जब हम लोग अर्ली एज में जो स्कूल में पढ़ते थे तो कहा जाता था सिद्ध करो कि विज्ञान अभिशाप है कि वरदान है। तो अभिशाप और वरदान दोनों पक्ष उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें तय करना है कि कौन सा हिस्सा कैसे इस्तेमाल करना है, और जब भी टेक्नोलॉजी की बात हो तो अपने से योग्य गुरु के साथ मिलकर वो काम को आगे बढ़ाएं। भाई इतनी कुछ बात कहनी थी। अभिषेक जी, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि कोई कोऑपरेटिव रजिस्टर हो गई हो तो मेरे को टास्क बता दें कि साहब ये काम करना है, ये यूनिट लगाना चाह रही है। अच्छा, एक खबर और देना चाहेंगे अभिषेक जी, अभी हम आपको शेयर कर देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड कर दिया था, उसका नया नोटिफिकेशन पारित हो गया है। मैं आपको अभी दे देता हूं, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि अभी तक लाइव स्टॉक मिशन अलग था, उसमें स्कीम बंद थी, दूध की प्रोसेसिंग की स्कीम बंद थी, उसमें कलेक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था उसकी स्कीम बंद। सारे मैंने कहा जाए कि गोवंश की बात तो हम कर रहे थे, लेकिन उससे रिलेटेड कोई स्कीम नहीं चल रही थी। तो एक नए कलेवर में सरकार ने उसको लागू कर दिया है। अभी आज अगले 2-3 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आया है, आज मेरे को मिला, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो एक, जिसे हम गोवंश की बात करते हैं,
गौ आधारित कृषि की बात करते हैं, गौशालाओं के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ सहयोग मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सारे प्रोग्राम क्रेडिट लिंक है। सर जो कहते हैं ना व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय, तो व्यवसाय करना है न कि व्यापार करना है। व्यापार में मुनाफा 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 होता है, और व्यवसाय में मुनाफे के साथ साथ तमाम सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी जुड़े होते हैं। तो बस इतनी बात कहनी थी मेरे को, शायद इतनी बात में हमने अपना पक्ष रख दिया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो 5 मिनट में पूछ सकता है मेरे से, फिर आप लोग अपना जारी रखें। और हम जरूर अनुरोध करना चाहेंगे अपने साथियों से कि ये सोसाइटी रजिस्टर हो गई हो तो बताएं कि साहब हमने कर लिया है, महाराष्ट्र में कर लिया है, राजस्थान में कर लिया है, यूपी में किसी हिस्से में कर लिया है, तो बाकी का काम हम उसकी मदद करें। जी ओझा जी, आपने जो जिक्र किया एनिमल हस्बेंड्री में नई कुछ स्कीमें नीति हैं, थोड़ा हाँ ब्रीफ कर देंगे? आप अब भेज तो रही हो, इसके अलावा पहले आपने हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट कोविड में कुछ स्कीम लागू करी थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि साहब हम कृषि, औद्यानिकी, वानिकी, पशुधन, ठीक है ना, इन सब के ऊपर हम अलग अलग स्कीम ले आएंगे। मछली पालन, अब मछली पालन वाली भी स्कीम हो सकता है थोड़े दिन बाद मत्स्य मंत्रालय हो सकता है अगले हफ्ते भर में वो भी जारी कर देगा, उसका भी स्कीम होल्ड पड़ी हुई थी। तो इसमें क्या है कि इस व्यवस्था में जो इन्होंने व्यवस्थित किया है एनिमल हस्बेंड्री में, इसमें जैसे मान लिया आप प्रोजेक्ट कास्ट आई 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए में उनका ये कहना है कि आप 10% या बैंक मांगेगा तो आपको 25% तक, मैंने 10% मार्जिन आपका रहेगा कम से कम। बैंक में आस्क फॉर हायर मार्जिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्रेडिट वर्थ क्या है, ठीक है ना। बाकी जो लोन होगा, लोन की गारंटी गवर्नमेंट दे देगी, और उस पर 3% ब्याज की छूट देगी उस पर, ठीक है ना। ये मुख्य स्कीम है भारत सरकार की। जैसे एआईएफ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चली थी जो लगातार चलती, वही एक भारत सरकार की योजना जो पोस्ट कोविड में लगातार अभी तक चल रही है। तो इसको उसी पैटर्न पे इन्होंने कर दिया है। और इसमें उसमें एआईएफ में सेंट्रल एजेंसी एक मॉनिटरिंग करती है, इसमें स्टेट लेवल पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एसीएस एनिमल हस्बेंड्री की अध्यक्षता में कमेटी उसको मॉनिटर करेगी। ये व्यवस्था दी गई है। स्कीम हम भेज देंगे, बेसिकली क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, मोटा मोटी हम बता दें आपको। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोई साथी, किसी का और कोई प्रश्न है? जी सर किसी जी, का और ओझा कोई सर का प्रश्न? नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ, ओझा सर का नंबर मिल जाएगा, मैं अभी चैट बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ हाँ, मैं ठीक है डाल दूंगा। जी, ठीक है, तो ठीक है अब सर। जो हमारे आखिरी वक्ता हैं वो आदरणीय श्री अनुपम जी हैं। हम ओझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने तो हम सब जी लिए। हम अनुमति दें, हम जरा सा कुछ जी माँ जी को जरा जी दबावा देनी थी। जी 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 जी। थैंक आ, ओके थैंक सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से। जी जी। और अब हमारे आखिरी वक्ता हैं अनुपम जी, जो सहकारी भारती से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पिछले जो सबसे लंबे समय से कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शायद ये दूसरी जनरेशन अपने को कहते हैं। तो अभी जो वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आई हैं और जो नई नई आ रही हैं, इनके माध्यम से जो अ, सहकारिता क्षेत्र में परिवर्तन आ रहे हैं, और जो आने वाले समय में इससे सहकारिता क्षेत्र को और गति और उसमें सुधार होगा, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और चीजें व्यवस्थित होंगी। तो उस पर आदरणीय श्री अनुपम जी बताएंगे। मैं अनुपम जी से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पे अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय जी, अनुपम जी। धन्यवाद अभिषेक जी। सभी को नमस्कार। मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आते आते काफ़ी लेट हो गया। तो मैं अभिषेक जी एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, उसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। मेरे को क्लियर करिए कि मेरे को क्या बताना है। मेरे को क्या ये बताना है कि हम जब सहकारी समिति बनाएं तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल हो सकती है, या मेरे को ये बताना है कि टेक्नोलॉजीज को लेके कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन सकती हैं? दोनों में से कौन सा एस्पेक्ट क्लियर करना है मेरे को? नहीं, सहकारी सोसाइटीज के लिए टेक्नोलॉजी किस प्रकार से यूज हो सकती है, और जो आने वाले समय में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो किस तरह से यूजफुल हो सकती हैं, या उन पे और किस तरह के चैलेंज या समस्याएं आ सकती हैं सहकारी सोसाइटीज को,
इसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी पे ठीक है। सहकारी तो समिति जी पे जी नहीं अभी मैं हम समझ बात गया। करेंगे। जी मैं समझ गया। तो मोटी मोटा लगभग दोनों चीजें आपको पूछनी है वैसे। मैं दोनों ही एक बार बताने का प्रयास करता हूँ। तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी आजकल बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन भी रही हैं, बहुत जगह ध्यान नहीं भी है जहाँ पे दिया जा सकता है। जैसे सहकार टैक्सी जो अभी आने वाली है, अगर आपको पता हो, वो बहुत अच्छा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अमित शाह जी का। वो प्योरली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्लेटफॉर्म बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होगी। तो आप लोगों की जानकारी के लिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक तरीके की सोसाइटीज होती हैं जिनका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, डिजिटल ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उन्हें प्लेटफॉर्म बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। हमारे वहाँ कम है, विदेशों में इसका चलन प्रचलन बहुत, माने बहुत ज्यादा है। जैसे मैं विदेश का एक उदाहरण लेता हूँ, वहाँ पे नाम मेरे से ध्यान से थोड़ा सा निकल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, टीचर्स को संगठित कर लिया और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया पढ़ाने का। जैसे आजकल अनअकैडमी वगैरह या अन्य प्लेटफॉर्म्स जो चले हुए हैं। तो उन्होंने अपना सिस्टम कैसा रखा है, ग्लोबल कोऑपरेटिव बनाई है उन्होंने। मतलब भारत से लेके और उनके अपने रीजन, वो ब्रिटेन की सोसाइटी है, वो यूके का भी कोई टीचर वहां जाके जुड़ सकता है। उसकी नियम शर्तों को पालन करना है। वहां पे आप जाइए, जुड़िए। फायदा क्या मिलता है, बस जो बीच में कट लग जाता है ना, ओला उबर जैसा, वो कट नहीं आपको लगेगा। वहां पे पूरे आपके मेहनताना पूरा मिल जाता है। इस तरीके की प्लेटफॉर्म बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक नहीं अनेक चल रही हैं। एक पुणे का मैं उदाहरण बताता हूँ। वो एक कंज्यूमर सोसाइटी है। मेरे को भी बड़ा जान के आश्चर्य लगा। नाम भी मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। उसका नाम भी थोड़ा अलग सा ही है। आज की डेट में उस सोसाइटी के 30,000 सदस्य हैं। कोई उसका फिजिकल एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक एप्लीकेशन बना के उसने अपने 30,000 सदस्य जुड़े हुए हैं, और वो उन सदस्यों के बिहाफ पे सिर्फ अच्छी डील्स लाता है अपने कंज्यूमर के लिए। जो मेन सप्लाई साइड है उनसे बार्गेन करता है। और फॉर द टाइम बिंग उसने अपने आप को स्ट्रैटेजिकली जो है, ये एफएमसीजी सेक्टर से दूर रखा हुआ है। उसने अपने आप को फाइनेंशियल सेक्टर पे टारगेट किया हुआ है, क्योंकि एफएमसीजी में जो एग्रीगेशन है, जो जो बल्क है, वो और बड़ा चाहिए होता है। 30,000 लोगों से उतना एडवांटेज नहीं मिल पाता। तो उसने फाइनेंशियल सेक्टर पकड़ा हुआ है, और वो अपने लोगों के लिए अच्छी अच्छी इंश्योरेंस की डील, लोन्स की डील, म्यूचुअल फंड्स की डील, इन्वेस्टमेंट्स की डील, यहाँ तक कि उसने जियो और बीएसएनएल से टाई अप कर लिया है। और वो मतलब आप अगर उसके प्लेटफॉर्म से जियो और बीएसएनएल के पैकेजेस लेते हैं, तो सारे डिस्काउंट के बाद उस कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के सदस्य के नाते वो कुछ परसेंट डिस्काउंट एडिशनल मिल जाता है वहां पे। तो इस तरह की प्लेटफॉर्म ड्रिवन सोसाइटीज बहुत सारी आ रही हैं, जो प्योरली सॉफ्टवेयर्स का यूज करके, टेक का यूज करके कोऑपरेटिव सेक्टर में काफी कुछ नया करने की एक उम्मीद सी जगा रही है। गवर्नमेंट के साइड पे क्या इंटरवेंशन हो रहा है, तो लगभग आजकल खासकर रजिस्ट्रेशन पार्ट पे, लगभग आजकल सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं। कुछ दो चार ही चुनिंदा स्टेट्स बचे होंगे जहाँ पे ऑनलाइन नहीं होगा। वहाँ पे लगभग सब जगह ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें ड्यूटी बाउंड सबको कर रखा है कि आपको इतने दिन में ये जो फाइल आई है अधिकारी को पास करनी पड़ती, हाँ या ना करना पड़ता है। इवन सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी जो मल्टी स्टेट सोसाइटी बनती है, पहले उसमें मोटे मोटे कागज देने पड़ते थे, 400-400 500-500 पन्ने हो जाते थे। अब वो खत्म हो गया है। अब आपको वहाँ पे सिर्फ एक पोर्टल बना हुआ है सीआरसीएस का, वहाँ पे जाइए, पंजीयन की पूरी व्यवस्था है, वहाँ डाल दीजिए, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, उसके अनुसार आपको अपना कार्य करना होता है। इसी के साथ साथ जो मेरे को जानकारी मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक वो भी बना रही है, क्या कहते हैं, जिसमें सबका डेटा एक जगह स्टोर किया जाता है।
क्या चीज कहते हैं, जहाँ पे सारे सर्वर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक सर्वर स्पेस भी बना रही है, क्योंकि अभी कैसा डेटा जो है वो हमारा डेटा यहाँ से कई जगह रूट होता है, सिंगापुर रूट होता है, मलेशिया रूट होता है, क्योंकि उन्होंने जो सर्वर स्पेसेस हैं बड़े बड़े डेटा कंपनीज सेंटर। ने। हाँ, डेटा डेटा सेंटर, सेंटर। बिल्कुल। जी 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 जी। तो अभी डेटा सेंटर्स जो हैं वो बाहर हैं कंपनीज के। तो जो नोएडा में अडानी एक डेटा सेंटर बना रहा है, उसी के तर्ज पे, क्योंकि हमारे वहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज्यादा हैं, जितने शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक्स नहीं हैं उससे ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्रेडिट सोसाइटीज हैं, और उनका सारा फाइनेंशियल डेटा ही होता है, जिसके लीक होने, हैक होने, इन सब के चांसेस काफी बने रहते हैं। तो एक सहकारी डेटा सेंटर पे भी भारत सरकार इस बीच कार्य कर रही है। उसके माध्यम से भी भविष्य में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गूगल का या इसका उसका स्पेस ना खरीद के हो सकता है वहां से ही सुविधाएं मिल। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में चलें तो जो ड्रोन है, मैंने वहां पे भी सुना है कि वो क्या कर रहे हैं, ड्रोन ड्रोन दीदीज को भी संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके माध्यम से ड्रोन संचालन की ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वो वहां पे बना रहे हैं। मतलब वो ड्रोन दीदियां अकेले अकेले कार्य ना करें, वो संगठित रूप में कार्य कर सकें, उनका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और ज्यादा हो सके, उसके लिए भी प्रयास चल ऐसा आईटी आईटी एंड आईटी एसोसिएटेड सोसाइटीज चल रही हैं। इसके अतिरिक्त में बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब में एक सोसाइटी बनी है, वो क्या कर रही है, वो कंवेंशनल काम नहीं है, उसने टूल्स और इक्विपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है और उसको वो आगे लीज आउट करती है। तो वो पंजाब के किसानों के लिए बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट खरीदती है, बेहतर से बेहतर जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो सब खरीदती है, मशीनरी खरीदती है और उनको आगे लीज आउट करती है उनके लिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ सोसाइटीज हैं जिनका अभी उतना मतलब प्रादुर्भाव, उतना उतना उत्थान नहीं हुआ है। जैसे एक आईटी सोसाइटी मैंने भी बनाई है, बनाई क्या है, बनवाई है, उसमें 150 सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं। वो तब बना था जब कोविड का समय था, उस समय उनकी छटनी काफी हो रही थी, तो उनको संगठित किया था उस समय। अभी हाल फिलहाल में वो 17 1 लाख रुपए का साल का कार्य करते हैं, उतना बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन वो सब अच्छी अच्छी जगह से लोग हैं, 150 की उनकी संख्या है। ऐसी आईटी सोसाइटीज, ऐसे टेक एनेबल्ड सोसाइटीज और बहुत सारी बन रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और आपको जानना हो तो आप अभिषेक जी मेरे से स्पेसिफिक पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। जी, धन्यवाद अनुपम जी। अब हमारे समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो साथियों के जो भी प्रश्न है वो प्रश्न हम बारी बारी से ले लेते हैं। मैं नाम बुलाता जाता हूँ। अजय अजय मोहन जी, अनिल राठी जी, बलदेव सूद जी, दीपक अग्रवाल जी, देवदत्त गंगवार जी। आपका कोई भी प्रश्न है तो कृपया पूछें। मेरा कोई प्रश्न नहीं है जी। सर, मैं देवदत्त गंगवार, बरेली, उत्तर प्रदेश से। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस सुन लिया मैंने। धन्यवाद। आ, इसके बाद अन्य साथी धीरेन्द्र जी, ब्रिगेडियर राजा राम जी, गोपाल जी, जीवेश जी, महेश्वरी जी, मनोज वानखेड़े जी, प्रेमानंद जी, तुमेश सिंह राजावत जी। आपका कोई प्रश्न किसी का भी? क्या नाम प्रश्न जी तो नहीं है, थोड़ा मैं जी समराइज करने की कोशिश करता हूं जो आपने जिस तरह से रखा। आपने बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है जो अभी आज प्रेजेंट है, और न्यू की क्या हो सकती है। ये अच्छी तरह कवर हो गया है जनरली, पर इसमें 2 3 पॉइंट्स मैं बोल दूं। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सहकारिता में। तो डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऑनलाइन संचार आप रोज कर रहे हैं, आप देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन में इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और ये टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है अभी आएगी, उसमें प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए,
और मजबूत नेटवर्क वगैरह किसे और सदस्यों के भागीदारी जानने के लिए ये काफी अभी हो रही है। अब नई टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, वो एआई ड्राइंग आप सबको पता है, डाटा साइंस जिसका आप अभी जिक्र किया अनुपम जी ने, वो निर्णायक लेने में अभी मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी नीति आयोग की, तो उसमें समावेशी सामाजिक विकास में बड़ा योगदान हो सकता है वो एआई और डाटा ड्रिवन। हमारे पास डाटा है तो आप समझते ही हैं क्या वैल्यू। 490 मिलियन अनौपचारिक जो श्रमिक हैं उनको जीविका सुधार में बहुत योगदान है, और इन सब के लिए जो इस नई टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे वो ट्रेनिंग और शिक्षा, हर एक फील्ड में ये तो जरूरी है कि उसके लिए कैसे चाहिए, और प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी, बाजार अवेलेबल की टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी सब नई नई आ रही है जैसा कि जिक्र किया। तो ये थोड़ी सी अपडेट में समराइज करने की कोशिश है, ये सब बोले जा चुके हैं। धन्यवाद जी। मेरा आखिरी में एक प्रश्न है अनुपम जी से। ये जो टेक बेस्ड और प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर बेस्ड जो कोऑपरेटिव बन रही हैं, तो यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं वो जैसे अब कंज्यूमर आपने सोसाइटी की बात की जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो अगर ये अंडर कोऑपरेटिव लॉ रजिस्टर हो रहे हैं और प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म किसी एक्स व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्तियों के समूह ने बनाया है, तो क्योंकि इसमें तो वोटिंग होती है और वोटिंग जब होती है तो फिर किसी का आइडिया है और उसने बनाया है, लेकिन वहां पर जब मेंबर बहुत बढ़ गए तो ऐसी स्थिति में वो कहीं अपने उससे कंट्रोल लूज तो नहीं कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग आके और पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। बनाया उसने और कोई दूसरा उसको कंट्रोल कर ले गया, या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोलें, रॉ लैंग्वेज में, रफ लैंग्वेज में, तो बनाया बनाया तो घर चूहे ने, बिल चूहे ने बनाया लेकिन सांप आके रहने लगा। तो ये इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसका क्या सलूशन है, या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं अभिषेक जी, सोचना आपका बिल्कुल ठीक है। कहीं पे भी जो है ब्लैक शीप्स जो हैं वो हो सकती हैं, है ना। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होती। कुछ कुछ जगह कमियां, मैंने 100% से तो सिर्फ जो है ना आप सोने के बिस्किट बना सकते हैं। तो उससे यदि ज्वेलरी बनानी है तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी उसमें चाहिए रहती है, वो होती भी है। इसमें कैसा है, खासकर जब आईटी बेस्ड सोसाइटीज बनती हैं तो उसके लिए क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं भारत सरकार के ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कोऑपरेटिव लॉ के भी आगे चल के उसे मान्य करना पड़ता है। जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। अब यदि आपने अपने मेंबर्स का आधार लिया, पर्सनल डेटा लिया, तो वहां पे आप उस एक्ट के अगेंस्ट जो है ना, एक्ट की वजह से आप उसमें बंधे हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आपको अपने मेंबर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करना ही करना है। आप उस डेटा को मतलब किसी भी बोर्ड मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये उसका कंप्लायंस है। कौन सा डेटा लेना है ये भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में पूरा पूरा लिखा हुआ है। आप कौन सा उसका पर्सनल डेटा ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। यदि वो डेटा लीक हुआ तो सदस्य जाके क्या क्या क्लेम्स कर सकता है, सोसाइटी से क्या क्या हर्जाने ले सकता है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो जो भी डेटा बेस सोसाइटीज बनती हैं वो इस तरीके के और भी 2-3 एक्ट्स हैं और 2-3 रेगुलेशंस हैं जिनका उनको कंप्लायंस देखना होता है। अब हम अगर इससे डर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा पहुंच गया, जो मान लीजिए कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, तो हालांकि कंज्यूमर्स की होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई आईटी का एक्सपर्ट पहुंच गया और वो चेयरमैन भी बन गया, उसका मन कहीं से परिवर्तित हो गया। अब उसने डेटा वहां से या तो चुराना शुरू किया या उसका मिसयूज शुरू किया। तो देखिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोऑपरेटिव एक्ट आपको एक छूट देता है। भारत की डेमोक्रेसी में आपने जिसको प्रधानमंत्री बना दिया उसको 5 साल झेलना है। कोऑपरेटिव में कैसा है, आप
लोगों को नहीं समझ आ रहा, आप 2/3 बहुमत से कल उस व्यक्ति को चेयरमैनशिप से उतार सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से हटा सकते हैं कल। वो इलेक्टेड व्यक्ति है और आपको कल नहीं समझ आया कि वो व्यक्ति गड़बड़ है, तो आप उसको हटा सकते हैं। ये कौन हटा सकता है? जनरल मेंबर्स हटा सकते हैं, है ना। मैंने आपको समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, आपने उसके अगेंस्ट वोटिंग कराई, उसके अगेंस्ट आपने इसमें एक प्रस्ताव कैच दिया, वोटिंग हुई और वो जी इसमें एक कैच है, तो मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। ये क्या है कि जब हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहाँ पर मेंबर्स हैं और जहाँ पर मेंबर्स का डेटा है, वो चाहे पे कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे भले ही वो कंज्यूमर बेस्ड हो, आ, तो है क्या कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी सोसाइटीज का एक इलेक्शन था चेम्सफोर्ड क्लब का। ये प्रेस क्लब के ठीक सामने है, बड़ा पुराना क्लब है। और यहाँ पर पिछले करीबन 40-50 साल से एक ही ग्रुप ने वो पूरे जेम्स फोर्ड क्लब पे कब्जा किया हुआ था। और ये मामला हमारे सामने आया तो उसमें उनकी तरफ से यही पहला आर्गुमेंट था कि भाई इसमें अगर हम इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले जो वहाँ की करंट मैनेजमेंट है उसको डिस्क्लोज करने होंगे कि हमारे मेंबर कौन है और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है। सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होगी। इनिशियली दे रिफ्यूज, फिर इसके बाद वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आए तो उन्होंने जो है उन मेंबर्स के डिटेल्स दिए। और फिर इसके बाद उन्होंने क्योंकि ये राइट होता है ना, अगर हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ऑपरेट कर रहे हैं, वो सोसाइटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल हैं उसको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इलेक्शन कमीशन मना कर दे कि हम जो है हम अपने जो वोटर्स हैं उनकी वोटर लिस्ट आपको नहीं देंगे, ऐसे इलेक्शन होगा बिना आपको जाने बिना आपको समझे आपको हम नहीं दे रहे, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो ये जो एक्ट है, जो आईटी एक्ट है, जहाँ पे वो डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, और दूसरी चीज ये है कि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो ये कैसे ये दो चीजें हैं पैरेलल मैनर में चल सकती हैं, कैसे ये इन पे वो हो सकता ठीक है। तो कैसा, बहुत सी बात का अभिषेक जी आपने अपनी बात में उत्तर दे दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में यदि डेटा ब्रीच, डेटा सिक्योरिटीज के यदि इश्यूज होते, तो शायद सबसे ज्यादा हैकिंग के कहीं केसेस आते तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स में होते। जबकि आप कोऑपरेटिव बैंक्स का उदाहरण उठा के देख लीजिए, हैकिंग का, डेटा ब्रीच का, डेटा लीकेज का ऐसा कोई एक भी केस कम से कम मैंने अपने हरियाणा के बैंकों में कहीं नहीं सुना है, जबकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। इसका मतलब इतना आसान तो नहीं है। दूसरा जो आपने बताया, जो आपने इश्यूज बोले, देखिए सोसाइटीज एक्ट और मैंने 1860 वाली सोसाइटियां और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमीन और आसमान का अंतर है। 1860 वाली सोसाइटीज में इलेक्शन क्या होगा, प्रोसेस कैसा होगा, चुनने का तरीका क्या होगा, आपको अपने एमओए और एओए में डिफाइन करना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये चीज एक्ट में वर्णित है। उसका प्रोसेस ही ऐसा है कि आपका जब चुनाव होगा तो आपको अपनी मेंबर्स की लिस्ट डिस्क्लोज करनी है, नोटिस बोर्ड पे लगानी है, जो वेबसाइट है वहां लिखना है। अच्छा, अब तो कैसा है, बहुत सारे स्टेट्स में कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनने लग गई है। भारत सरकार ने तो बना दी है यहाँ पे, केंद्र सरकार में ना। तो वहां पे अब चुनाव कराने के लिए जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ही कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है भारत सरकार में। कई जैसे हमारे हरियाणा के एक्ट में कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का वर्णन लिखा हुआ है, वो अभी इनएक्ट नहीं हो पाई है, उसके पीछे हम लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन उसका वर्णन यहाँ लिखा हुआ है कि जो चुनाव है वो इलेक्शन अथॉरिटी अलग से बनेगी, वो सिर्फ चुनाव पे ही फोकस करेगी कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इतनी दिक्कत तो इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ लोकली ना एआरस बैठे हैं, एआर बैठे हैं, डीआर बैठे हैं, पूरा एक तामझाम बैठा है जो आपके लिए ना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कहीं दिक्कत आ रही हो, कुछ और हो रहा हो, तो आप उनसे तुरंत कह सकते हैं। 1860 वाली सोसाइटीज में समस्याएं, काफी समस्याएं हैं। उनके पास ऐसा रजिस्ट्रार्स का ऐसा बड़ा नेटवर्क नहीं है भी तो वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते वगैरह।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसे इक्वेट करके देखना नहीं ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। जी, काफी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो और कोई साथी, आखिरी प्रश्न? अच्छा, मैं अभिषेक जी आपकी अनुमति से एक चीज बताना मैं भूल गया, लोगों के काम आएगा तो मैं बताता हूँ। जी तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, क्योंकि टेक की बात हो रही है तो जो जिन्होंने सोसाइटीज बना रखी है उनका लाभ होगा। एनसीडीसी की डिजिटल सहकार करके लगभग 2-3 वर्ष पहले एक योजना आई थी, वो आज भी एप्लीकेबल है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। उसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज लिखी हुई हैं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यदि वो काम करने हो तो उसके लिए वो मतलब अप टू 90% वो लोनिंग देने को तैयार है। अच्छा, तो 90%? अप टू 90%। तो उसमें डेटा सेंटर से लेके मतलब आपको अपने उसमें नॉर्मल सीसीटीवीज लगवाने हो, या बहुत बड़ा डेटा सेंटर लगाना हो, या एप्लीकेशंस बनानी हो, तो एक बार आप लोग उसको भी देखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी योजना का भी लाभ लेके इस समय जितनी पैक्सें हैं ना वो भी डिजिटाइज हो रही हैं। नाबार्ड के थ्रू बहुत सारी फंडिंग्स हो रही है। जैसे हमारे हरियाणा में अभी 90 करोड़ रुपए नाबार्ड ने दिया है, और सारी पैक्सों में कंप्यूटर्स वगैरह वहां पे पहुंचने हैं। उनमें जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, तो उनमें अब सॉफ्टवेयर्स पहुंचेंगे ताकि वो जो लेखा जोखा है वो हाथ से ना होके, बही खाता वाले मॉडल में ना होके, वो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो। तो यहाँ का जो एपेक्स बैंक है उसने भी एक सॉफ्टवेयर पैक्स को दिया है। उसके माध्यम से वो अपना पूरा पैसे का लेन देन वो एक सेंट्रलाइज्ड, जैसे सीबीएस सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स का एक सिस्टम होता है, वैसे ही उन्होंने पैक्स के लिए भी बनाया। तो वो डिजिटल सहकार का भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। कोई भी सोसाइटी जो 3 साल से पुरानी है, पॉजिटिव नेटवर्थ रखती है, वो उसमें जाके वो उसमें लोनिंग भी ले सकती है। और वो बहुत महंगे लोन नहीं होते हैं, वो ठीक ठाक लोन होते हैं। जी, तो ये तो बहुत आपने काम की जानकारी दी, और हमारे साथी इसका लाभ उठाएंगे। अभी ये जो प्रक्रिया में है सोसाइटी बनने, उसमें भी इसको किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और समय हो चुका है। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिरी में सुभाष नलंगे जी कंक्लूडिंग रिमार्क दें, और फिर इसके बाद प्रोग्राम को हम लोग खत्म करते हैं। सुभाष नलंगे जी, आदरणीय सुभाष नलंगे। सुभाष जी, धनंजय जी, कुछ आप पूछना चाह रहे थे? कुछ आपने हैंड रेज किया हुआ था, संक्षेप में पूछ सकते हैं। जी पूछना नहीं था, ठीक है। यही बताना था कि अपने यूपी में भी ऐसा हो रहा है नाबार्ड के द्वारा। जी प्रति सोसाइटी को 2 लाख रुपए दिया जा रहा है, जो नई बन रही है उनके लिए भी और जो पुरानी बन रही है ये उनका सेटअप, कंप्यूटर सेटअप बन लगाने के लिए दिया जा रहा है। जी जी, अभी यही मामला हुआ था। और इसमें जो अभी हमारे जो यूपी के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए गए थे, वो हमारे जी ही जाने वाले। और मामला कुछ जी ऐसा ही था कि जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर उनके बीच छन गई, और इसके बाद फिर उन्होंने हाँ, उससे हटा दिया गया। तो अच्छा वो अच्छा। पुराने जानने वाले थे, डीएम थे बाना में। तो फिर इसके बाद जी अभी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए गए, और यही इशू यही था। इसमें कुछ बंदर हम्म। बांट मामला था। तो मैं ज्यादा अभी बताऊंगा नहीं, कभी नहीं अलग नहीं, वो है ऐसा है कि मतलब जो पहले हो। से। जी, तो समय हो चुका है। सुभाष नलंगे जी, आखिरी में कंक्लूडिंग रिमार्क अगर ट्राइज करो, देने की। कंप्यूटराइज करो क्योंकि पैसा दिया गया है। सुभाष जी, सुभाष जी, अच्छा चलिए, ठीक है, हो जाएगा। सभी को, सभी साथियों को बहुत नहीं, बहुत बोलिए धन्यवाद। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आखिरी का आदेश हुआ है, में अपने यूपी में कंक्लूडिंग आया है। रिमार्क जो चर्चा हुई इस पर आ- आप कीजिए, और हम लोग जी कार्यक्रम खत्म करते आखिरी ये हैं। सुभाष निकला जी। है हम्म, कि कोई भी यंत्रणा आएगी तो वो जो चलाने वाले हुए वो सच्चे चाहिए, और ऐसे सच्चे लोग अभी अपने को ढूंढना पड़ेगा, और उसकी संगठन में एक मोड बनाना पड़ेगा, और उनसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 30 साल से कर रहे हैं, और वही से हमें 30 साल में कहीं धोखा नहीं हुआ, धोखाधड़ी नहीं हुई
किसी ने हमारा 1 रुपया डुबाया नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें अपने को कोऑपरेटिव में भी करना पड़ेगा और एआई और ये बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छे लोग लेना पड़ेगा और सरकार तो बैठी है, सरकार का काम करेगी, कानून का काम करेगा और जो अच्छे लोग अपन ढूंढ कर लाएंगे वो भी अच्छा अपना अपना काम अपने अपने जिले के लिए, नाम के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए करेंगे। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। कल हम लोग नए विषय के साथ मिलते हैं। समय हो चुका है। शुभ रात्रि। धन्यवाद।